नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उनकी पार्टी को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में पलटवार करते हुए जांच को सही ठहराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इस मामले में पहले से चली हुई है और स्वाभाविक है कुछ साक्ष्य इस प्रकार के होंगे जिसके कारण पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उसके पश्चात अब ईडी ने समन दिया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि ये सारा मामला बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है
और स्वाभाविक रूप से इसमें गंभीर आरोप जो पुष्टि की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों की, इनके नेताओं की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और इसी मामले को लेकर के केजरीवाल जी को बुलाया है, तो ये साधारण बात नहीं है। तो कुछ साक्ष्य होंगे और सच है तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस दौरान देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। जयंती के तहत देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के एकता नगर की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौथी तस्वीर ओडिशा के कटक की है, जहां रन फॉर यूनिटी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। और 5वीं तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार न होते तो शायद भारत माता का आज का मानचित्र हम सबके सामने न होता। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों को विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका दिखाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजामशाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता, तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई होती। कल्पना कीजिए, यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता, तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार की विभिन्न मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कटक शहर के अनेक युवा संगठन मिलके, सामाजिक संगठन मिलके प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आज हम रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के माध्यम से पूरा किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जन्मस्थान इसी पवित्र भूमि है, कटक है, रेवेंशा कॉलेज के सामने से हम लोग आज रन फॉर यूनिटी शुरू किए। शहीद पार्क में उसको आज हमने समापन किए। ये कृतज्ञ देश वीर बलिदानियों को, विशेष करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आज श्रद्धांजलि दिया है। राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था,
तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। और इस बीच अहम जानकारी, योगी कैबिनेट की बैठक है, कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी, 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जा सकता है गन्ने का दाम। नई शीरा नीति को भी ला सकती है यूपी सरकार। तो कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक है और बता दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी कैबिनेट की बैठक है, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में गन्ना मूल्य को लेकर भी चर्चा हो सकती है। गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जा सकता है गन्ना मूल्य के दाम। तो बढ़ोतरी गन्ना मूल्यों के दामों में नजर आ सकती है। नई शीरा नीति को भी लाभ मिल सकता है इस बैठक के बाद। तो महत्वपूर्ण जानकारी, योगी कैबिनेट की बैठक है और कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है। चर्चा कई प्रस्तावों को लेकर पहली होगी, उस पर मुहर लगने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ गन्ना मूल्य में भी बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जा सकता है दाम। नई शीरा नीति को भी ला सकती है सरकार। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नई शीरा नीति को भी ला सकती है। कैबिनेट की बैठक है, योगी कैबिनेट की बैठक है आज और ऐसे में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, की बैठक है और बैठक से जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल बता दें, लगातार कह सकते हैं कि यूपी कैबिनेट को लेकर के आज यूपी कैबिनेट जो है यहाँ लोक भवन में आज बैठक शुरू होने जा रही है। कुछ ही समय बाद जो है लोक भवन में बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक है वो शुरू होगी और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद होंगे और शामिल रहेंगे। साफ कह सकते हैं कि बैठक में जौहर जो ट्रस्ट है उसको लेकर के उसके जो ज़मीन है उसकी वापसी की भी जो बात है वो कही जा रही है कि उस जो एक प्रस्ताव है उस पर भी एक मुहर लगने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 500 निजी कंपनियों को लेकर के भी जो सब्सिडी देने की बात हुई थी वो पहले जो है प्रस्ताव में खारिज हो चुका था। इस बार जो है उसको जो है रियायत कह सकते हैं कि कम दामों में सही से जो है एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसको लेकर के जो निजी कंपनियां हैं 500 उनको जो है यहाँ पर मौका मिलेगा और उसको लेकर के बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किन दरों पर जो है जो निजी कंपनियां हैं उनको जो है निवेश करने का मौका मिले और किस तरीके से उनको ज़मीन जो उपलब्ध कराई जाए। तो और कह सकते हैं किसानों के लिए, और किसानों की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है किसानों के हित में लगातार काम करते रहते हैं। इस बार फिर जो है लगातार देखा गया है कि गन्ना मूल्यों को 25 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से जो है बढ़ाने की बात की गई है और इसी के साथ लगातार कई और प्रस्ताव, अहम प्रस्ताव हैं जिन पर जो है मुहर लगने की चांसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं। लगातार जो अभी कुछ ही समय बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लोक भवन पहुंचेंगे, वहां पर जो है जो उनके हिस्सा में जो बैठक है वो शुरू होगी और बैठक के बाद जो है तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार जो बैठक है वो किस तरीके से कितनी अहम है और क्या क्या प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिस तरीके से बैठक से निकल के सामने आ सकती है। शुभम जी बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जो है जो किसानों की बात आती है, किसानों के हर समय जो है किसानों अगर प्रोजेक्ट की बात करते जो भी प्रस्ताव आता है उसमें किसानों की ही बात होती है, क्योंकि गन्ना किसानों को लेकर के जो 25 रुपये प्रति क्विंटल की रेट जो है बढ़ाने की जो बात कही गई, अब ये देखना होगा कि जब प्रस्ताव पास होगा उसको लेकर के प्रस्ताव पर किस जो प्रस्ताव की जो लिस्ट है वो काफ़ी सारी लंबी है, उसको देखना होगा कि अब कितने प्रस्तावों पर मुहर लग पाती है और कितने प्रस्ताव जो है आज जो है बैठक में पास हो पाएंगे
ये जो है जब बैठक शुरू होगी उसके बाद जो है तस्वीरें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि आखिरकार कितने प्रस्तावों पर आज मोहर लगती है। नई शीरा नीति को भी प्लान में ला रही है सरकार, उस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। क्या कुछ इस नई शीरा नीति में होने जा रहा है? जी कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो है जब आज बैठक होगी उसको लेकर के जो शीरा नीति है उसको लेकर के भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो एक प्रस्ताव पर जो है चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद प्रस्ताव को देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या सहमति बनती है, किस तरीके से होता है। उसके बाद जो है प्रस्ताव पर जो है मुहर है वो देखी जाएगी कि जो जितने भी प्रस्ताव होंगे उन सभी प्रस्तावों को पहले जो है चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो प्रस्ताव पर मुहर लगने वाले जो प्रस्ताव होंगे उन सभी पर प्रस्ताव पर जो है मुहर है वो लगेगी। इससे पहले कह सकते हैं कि जो 500 कंपनियां हैं उनको लेकर के जो है सब्सिडी देने की जो बात हुई थी निजी कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने में, और इस बार जो है वो खारिज हो गया था। लेकिन इस बार उसमें जो कुछ संशोधन किया गया, संशोधन के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव किए गए। कुछ ही देर में बैठक होने वाली है शुभम, उसमें तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस किस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को पीटीए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। बता दें कि हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीटीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। तो साइकिल पर सवार अखिलेश एक्सप्रेस वे पर कार्यकर्ताओं के संग निकले, मगर सवाल ये कि घूमेगा बदलाव का चक्का या फिर रास्ते में ही साइकिल पंचर हो जाएगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बहुत दिनों से उन्हें साइकिल की सवारी करते हुए नहीं देखा गया था। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाजवादी पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव ने एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा दिया है, मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम। पीडीए के इसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। अब तक उनके रथ रूपी बस से यात्रा कर रहे अखिलेश यादव को अब साइकिल पर आना ही पड़ा। लगता है कि वो अपनी सियासी जमीन का 1 इंच भी कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। पहले से चल रही है लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं। वैसे तो सियासत का अपना दस्तूर है, मगर पीडीए का नारा लगाए अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं कि 24 के चुनाव के लिए वो साइकिल पर कसरत करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ है, वादा और इरादा अलग लोकसभा चुनाव के साथ लड़ने का है, लेकिन राहुल गांधी राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। उसी वक्त अखिलेश यादव दूसरी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था एमपी का बदला हम यूपी में लेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव उसी बदले की तैयारी में तो नहीं है पीडीए का नारा देकर। वैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। दोनों तरफ से ये दावा किया गया कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावी तालमेल जरूरी था, पर ऐसा
हो ना पाया। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को धोखेबाज होने का आरोप लगाती रही, मगर साइकिल को रफ्तार देकर अखिलेश यादव दिल्ली तक पहुंचने को बेकरार दिखाई देते हैं। वहीं बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि अखिलेश साइकिल पर कितनी भी सवारी कर ले, जनता के मन में मोदी है। देखिए, कार्यक्रम करना हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है, लेकिन 2024 में जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे, जिनका लोकसभा में कहीं कोई एक भी वोट देना माने अपने वोट को कुएं में डालना। तो कोई अपना वोट कुएं में नहीं डालना चाहता है। वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश और देश के विकास के लिए वह भाजपा को चुन रहा है, मोदी जी को चुन रहा है, कमल खिला रहा है और सुशासन और विकास की गारंटी कमल का। इस साइकिल यात्रा का रोड मैप इसी तरह से बनाया गया था कि हर तरफ उनका कामकाज यानी कि अखिलेश यादव के कार्यकाल का कामकाज दिखाई दे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई यह यात्रा जनेश्वर मिश्रा पार्क तक का रास्ता नापती दिखी। इस यात्रा में स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, पुलिस हेडक्वार्टर और अमूल प्लांट दिखाई दिए, जो अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान जिनका काम शुरू हुआ था। यकीनन अखिलेश का फोकस सामाजिक समीकरण को साधने के परे दिखाई देता है। साथ ही मुख्यमंत्री रहते कामकाज की मार्केटिंग पर भी उनका पूरा जोर है। ये बात अलग है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में काम बोलता है कि नारा अखिलेश यादव ने ही दिया था, मगर वो चुनाव हार गए। ऐसे में अखिलेश यादव साइकिल चलाकर पीडीए को कितनी रफ्तार दे पाते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश 24 तक साइकिल की सवारी करवाते भी हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बुंदेलखंड का महोबा वर्षों से पानी का संकट झेल रहे महोबा में जल जीवन मिशन की योजना नए आयाम स्थापित करने जा रही है। बुंदेलखंड के प्यास मिटाना पीएम मोदी और सीएम योगी की पहली प्राथमिकता है। जिंदगी में खाने से ज्यादा पानी का महत्व है। वो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जीवन में पानी के इस महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है, जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तेजी से उतारने का काम कर रही है। यूपी में साल 2024 तक 2,62,29,815 परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में महोबा में भी काम किया जा रहा है। बताते चलें कि जब टीम ग्राम कुटेरा पहुंची तो वहां के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन न आने के पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल जाने में देरी होती थी तो आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी आने लगा है, तब से हालात बिल्कुल बदल गए हैं। यदि नल का जाने अब तो और अब ये टोटी लग गई। अच्छा, पानी हमेशा आता है? हाँ, सुबह शाम हमें एक दिन हमारा आवे। सर, हम पहले मतलब बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता था हमें, लेकिन जब से ये सुविधा हो गई है हमें बहुत अच्छा लगा। हेड पंप को भरने पड़ा तो साहब। और अब क्या सुविधा हो गई? आप घर घर हो गई। अब तो संतुष्ट हैं साहब, जितनी योजना आज है गवर्नमेंट की सब सही है। जल निगम के अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया गया कि कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 90% कार्य को पूरा कर चुके हैं और करीब 200 से ज्यादा गांव में जल सप्लाई शुरू हो चुकी है। जल जीवन मिशन में महोबा जनपद के टोटल 1,32,000 परिवारों को लाभान्वित होगी, जिसमें अभी वर्तमान में 1,29,000 हम लोगों के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और वर्तमान में हम लोग 100% 97% हो गया है और 100% की अग्रसर है। योगी सरकार प्रदेश वासियों के लाभ के लिए हर सफल प्रयास कर रही है, जिससे लोगों के घर फ्री में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और लोग गदगद होकर सरकार का आभार जता रहे हैं। तो
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।